नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। देखिए, एसएससी जीडी 2024 की वैकेंसी आई है दोस्तों। बहुत बड़ी भर्ती देखी जा रही है क्योंकि 84,000 से भी ऊपर आपकी वैकेंसी इस बार दी गई है एसएससी जीडी में। बहुत बढ़िया मौका है दोस्तों, और इस बार मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए क्योंकि दोस्तों 84,000 बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाती है दोस्तों, ठीक है, जनरल कंपटीशन में। और आपके लिए ये दी गई है 84,000 वैकेंसी। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैथ आप लोग बढ़िया प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि मैथ पे आप लोग समय ज़्यादा देते हैं। 4 से 5 घंटा आप लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं। रीजनिंग अच्छा खासा तैयारी कर लेते हैं आप लोग। रही बात हिंदी और इंग्लिश का, तो आप लोग इसका भी तैयारी करते हैं और आपको पढ़ने में भी मन लगता है। लेकिन जब बात आती है जीके सेक्शन का, और यही जो जीके सेक्शन है, आप सीजीएल का उठाकर देखिए रिजल्ट, सीएचएसएल का रिजल्ट उठाइए, एसएससी जीडी का जो 2023 में हुआ उसका रिजल्ट उठा कर देखिए, आपको पता चलेगा कि जीके सेक्शन में बहुत कम प्रश्न आपके सही हो पाते हैं। आपका ही नहीं, जितने बच्चे बैठते हैं एग्जाम में उन सभी का जीके सेक्शन कमज़ोर होता है। वजह क्या है कि आप लोग देखिए, मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते चलते हैं, रीजनिंग का लगाते चलते हैं, लेकिन जीके का आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना करके आप लोग मॉक क्वेश्चन ज़्यादा देखते हैं, मॉक टेस्ट ज़्यादा देते हैं दोस्तों। लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जीके का होता है डायरेक्ट आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रिपीट होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या फिर एसएससी जीडी हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही जाना है। भारत के किसी भी एग्जाम हो, आपको उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल रट के जाना है एग्ज़ाम में, ठीक। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में क्या हम लोग देखने वाले हैं। तो 10 तारीख जनवरी का महीना था 2023 का, सेकंड शिफ्ट का हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं। एक वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड कर रखा है, आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, पहला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसमें हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का बात किए हैं, डिस्कशन किए हैं दोस्तों, और ज़बरदस्त डिस्कशन करते हैं क्योंकि हम लोग देखते हैं ऑफिशियल पेपर से, ठीक है। सारे प्रश्न आपके ऑफिशियल पेपर से लिए गए हैं दोस्तों, जो आपके पेपर में आते हैं। चलिए देखा जाए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया। सवाल है कि स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं। देखिए, स्किल इंडिया मिशन की जो परिषद की अध्यक्षता करते हैं वो है प्रधानमंत्री, यानी प्राइम मिनिस्टर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री के द्वारा स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता की जाती है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। और दोस्तों, मुख्यमंत्री से आप लोग से अब सवाल पूछते हैं, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। आप लोग के लिए सवाल है, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, इन दो राज्य के मुख्यमंत्री का नाम आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है और त्रिपुरा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति कौन है अभी, तो द्रौपदी मुर्मू हैं, और गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह, याद रखिएगा, ठीक है। अमित शाह हो जाएंगे गृह मंत्री। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। देखिए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सदनम पीवी बालकृष्णन को 2022 में दिया गया था, और यह दिया गया था कथकली नृत्य शैली के लिए। दोस्तों, पीवी बालकृष्णन को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था कथकली नृत्य में। अच्छा बताइए फटाफट, कथकली, जो कथकली है दोस्तों वह है आपका केरल राज्य का लोक नृत्य, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। और भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु का है, ठीक है। और लावणी कहाँ का है दोस्तों, तो महाराष्ट्र का है। आपको ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। हालांकि हम लोग बार बार रिवीजन करेंगे दोस्तों, जब जब ऑप्शन में ये नाम आएंगे तब तब हम लोग इन सारे नृत्यों का, इन राज्यों के संबंध के बारे में जानते चलेंगे, तो आपको याद हो जाएगा अगर आप लगातार वीडियो के साथ जुड़े रहते हैं, चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो, ठीक है। लावणी कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। और कथकली, जिसके क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया पीवी बालकृष्णन को, तो कथकली हो जाएगा केरल का। आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि कथक नृत्य जो है यह किस राज्य का है। कथक नृत्य आप लोग को बताना है, जो कि पहले शिफ्ट में प्रश्न यह पूछा गया था, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो कहाँ से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। देखिए दोस्तों, कहाँ से प्रारंभ होता है, मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो
से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। प्रश्न को बढ़िया से पढ़ना है दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा कि इसका सही उत्तर होगा मुख गुहिका। देखिए दोस्तों, मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है। आपको पता है ना, नली से हमारा भोजन जो मुंह से अंदर पेट की तरफ जाता है एक नली के माध्यम से, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर कहाँ पहुँच जाता है, गुदा तक पहुँच जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर होगा मुख गुहिका। आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल 4 नंबर है, महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 रुपये के बैंक नोट का आधार रंग क्या है। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोग को मैंने नोट से संबंधित प्रश्न करा रखा था। ठीक है, और 2023 का जो पेपर हुआ था ना एसएससी जीडी का, उसमें लगभग सारे शिफ्ट में नोट से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो उस समय मैं बहुत ज़बरदस्त वीडियो करा रखा है दोस्तों। उस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं तो नोट से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं, क्योंकि उसमें रंग और उस पर क्या चित्र है सब कुछ मैंने डिस्कस कर रखा है उस वीडियो में। और बहुत छोटा सा वीडियो है, कोई बड़ा वीडियो भी नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मैं लगा देता हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, देखिए दोस्तों, 50 रुपये के बैंक नोट का रंग की बात किया जाए तो यह रंग है फ्लोरेसेंट नीला कलर का है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा नीला, तो फ्लोरेसेंट नीला कलर का है 50 रुपये बैंक का आधार रंग, याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। सवाल आपसे पूछा गया कि निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। देखिए, केमिस्ट्री का सवाल कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है रेडॉक्स अभिक्रिया से। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा MnO2 + 4HCl MnCl2 + 2H2O + Cl2। ये है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। अब कितने लोगों को रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में ही नहीं पता होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं क्या होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ध्यान से सुनिएगा बात को। देखिए, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अगर आपको यह अभिक्रिया समझ में नहीं आता है तो आप लोग जाइए 10वां क्लास यानी 10th क्लास का केमिस्ट्री का बुक उठाइए और उसको पढ़ जाइए। उसमें सारे अभिक्रिया के बारे में बताया गया है और वहीं से प्रश्न आपके पेपर में बार बार लगातार पूछा जाता है। तो जाइए आप फटाफट 10th क्लास की जो पुस्तक है केमिस्ट्री का, उसको उठाइए और उसको पढ़ डालिए। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा और के दौरान होता है। देखिए, किस किस महीना के दौरान तमिलनाडु के तट पर अधिकतम वर्षा होता है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए, अक्टूबर और नवंबर महीना के दौरान बहुत ज़्यादा तमिलनाडु के तट पर बारिश होती है दोस्तों, याद रखिएगा। कब, अक्टूबर और नवंबर के महीना में। आइए देखते हैं अगले सवाल को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य का नाम बताइए। देखिए दोस्तों, महिला साक्षरता दर वाला राज्य पूछा गया है। सबसे 1 नंबर पे कौन है दोस्तों, तो केरल है दोस्तों। साक्षरता दर में, महिला साक्षरता दर में कौन राज्य 1 नंबर पे है, तो केरल राज्य 1 पे है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, केरल के सीएम का नाम बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। केरल राज्य के मुख्यमंत्री का नाम आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। जो प्रश्न आपको वीडियो के दौरान पूछा जाता है आप लोग फटाफट उसका उत्तर दीजिए। ठीक है, जितना उत्तर दीजिएगा उतना आपको याद होगा। नहीं याद है, गूगल करिए, गूगल करके उत्तर दीजिए, लेकिन आप लोग उत्तर देने का कोशिश करें दोस्तों, ट्राई करें, जिससे आपको याद हो जाएंगे प्रश्न वीडियो के दौरान ही। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 8 देखिए, हालांकि अंग्रेजी में लिखा गया है फिर भी हम लोग इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज़ नॉट अ क्रिमिनल लॉ केस। देखिए दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि इनमें से कौन क्रिमिनल लॉ केस के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये हो जाएगा डाइवोर्स केस हो जाएगा दोस्तों, डाइवोर्स केस हो जाएगा, जो कि क्रिमिनल लॉ केस के अंतर्गत नहीं आता है, याद रखिएगा, डाइवोर्स केस। ठीक, आइए देखते हैं अगले सवाल को। द प्लान बिटवीन 5th 5-year प्लान एंड 6th 5-year प्लान इज नोन एज। देखिए दोस्तों, सवाल पूछा गया है कि जो 5th प्लान आया था, पंचवर्षीय योजना आप लोग पढ़े हैं ना, और 6th पंचवर्षीय योजना जो आया था, उसके बीच के समय को किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, उसको बोला जाता है रोलिंग। किस नाम से जाना जाता है, रोलिंग। और यह प्रश्न आपके CGL में भी पूछा है। ठीक है, ये तो 2023 का हो गया एसएससी जीडी का पेपर,
और इसका सीजीएल का जो पेपर हुआ है 2023 में, उसमें भी हूबहू प्रश्न पूछा गया है, यही वाला प्रश्न। ठीक है, तो देखिए एक दूसरे से रिलेट करते रहते हैं, प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तब कराया जा रहा है, नहीं इंपॉर्टेंट रहता तो नहीं वीडियो डालते हम। ठीक, तो आप लोग वीडियो देखते हैं तो ध्यान से देखिए, जो प्रश्न आपको नहीं आता है नोट कर लीजिए। चलिए अब आप पूछिएगा कि रोलिंग प्लान के बारे में थोड़ा सा बताइए। सुनिए ध्यान से। देखिए 5वीं और 6वीं जो पंचवर्षीय योजना है, यह ऐसी योजना है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता था। कैसे? वार्षिक, मतलब प्रत्येक वर्ष। नाम तो है पंचवर्षीय योजना, लेकिन प्रत्येक वर्ष इस बार की जा रही थी। ठीक है, मूल्यांकन, और इसी मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष के लिए क्या नया योजना रहेगा ये बनाई जाती थी। इसी को रोलिंग प्लान बोला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष मूल्यांकन करो और अगले साल के लिए नई योजना बना दो, यही रोलिंग प्लान था, जो कि 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था। ठीक, याद हुआ? आइए देखते हैं अब अगले सवाल को। हर एक प्रश्न का डिस्कशन हम लोग ज़बरदस्त रूप से करेंगे, क्योंकि देखिए जितना डिस्कशन करेंगे हम लोग प्रश्न का, उतना आपको याद होने वाला है। सवाल पूछा गया कि महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में मनाई जाती है। महाशिवरात्रि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। आपको उस महीना का नाम बताना है, हिंदी महीना का नाम बताना है दोस्तों। उसका सही उत्तर होगा फाल्गुन हो जाएगा दोस्तों। तो फाल्गुन के महीना में महाशिवरात्रि, जो कि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है, हिंदू माह में फागुन के महीना में दोस्तों यह त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है, जश्न को मनाया जाता है। आप लोग को याद रखना है, फागुन के महीना में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? देखिए बैडमिंटन में प्रत्येक खेल के जो गेम होते हैं दोस्तों, उसमें कितने अंक होते हैं? तो 21 होते हैं, याद रखिएगा। लेटेस्ट प्रश्न है दोस्तों, और यह प्रश्न आपके एमटीएस के प्रश्न में पेपर में भी देखने को मिला था, 2022 के एमटीएस में। तो याद रखिएगा बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? तो 21 यानी 21 होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक, अगला सवाल देख लिया जाए। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह पेपर में आपके आने का 100% संभावना है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि वह कौन से ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय हैं? तो वह है सत्येंद्र नाथ टैगोर दोस्तों। ये सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय हैं, सत्येंद्र नाथ टैगोर, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्शन में भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति का नाम दिख रहा है, डिस्कस करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में। देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है दोस्तों, इन्होंने इंडियन नेशनल असेंबली की स्थापना किया था दोस्तों। इंडियन नेशनल असेंबली की स्थापना किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बात करें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, इनके बारे में आप लोग को पता है, इन्होंने क्या लिखा था? तो भारत का राष्ट्रगान लिखे हैं इन्होंने। ठीक है, याद रखिएगा। रहमतुल्लाह एम सयानी के बारे में आपको पता है दोस्तों, ये हैं दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष। कौन से अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया? तो 1896 का जो था ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसका अध्यक्षता किसने किया? रहमतुल्लाह एम सयानी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और इसी 1896 में वंदे मातरम को गाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था 1896 में। रहमतुल्लाह एम सयानी इसके अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अगला सवाल देखा जाए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? आप लोग पहला वीडियो देखे होंगे शिफ्ट 1 का, उसमें मैंने इस प्रश्न को डिस्कस कर रखा है दोस्तों। हालांकि हम लोग डिटेल में बात किए थे, ऑप्शन में था, हालांकि यह प्रश्न नहीं था, हम इसके बारे में बताए थे। और देखिए सेकंड शिफ्ट में हूबहू प्रश्न पूछा गया है आपसे। देखिए दोस्तों, बताना है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 संबंधित है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से। तो एक बार फिर से हम लोग अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या है दोस्तों, आपको पता है? पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिएगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 20 में लिखा गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। क्या बताया गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। मैंने बताया था ना कि 20 अनुच्छेद और 21 अनुच्छेद
आपातकाल के समय भी इस पर पाबंदी नहीं लगाया जा सकता है? यही प्रश्न आपसे पूछा गया था पहले शिफ्ट में, और वहाँ हम लोग डिटेल में डिस्कशन भी कर लिए थे। देखिए अनुच्छेद 19 का अगर बात किया जाए, अनुच्छेद 19 का, इसमें बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई है। बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य तो मैंने बार बार बता रखा है कि आंध्र प्रदेश का कौन है? कुचिपुड़ी है, याद रखिएगा। ठीक है, मणिपुरी यानी मणिपुर का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और मोहिनीअट्टम कहाँ का है दोस्तों? तो बताइए फटाफट। केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगले सवाल को। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही तैयार होता है। देखिए प्रश्न आपके अर्थव्यवस्था से है, तो ध्यान से आप लोग इस सारे प्रश्न को देखिएगा। देखिए सवाल पूछा गया कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही तैयार होता है। तो यह दोस्तों अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है जीडीपी में किए गए योगदान के द्वारा। अर्थव्यवस्था का ढांचा को तैयार किया जाता है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि प्रथम ध्वजवाहक का नाम पूछा गया है, वो भी ओलंपिक से, और यह प्रश्न आपके लगातार पेपर में देखने को मिलते हैं। इसका सही उत्तर होगा पुरमा बनर्जी। देखिए ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या है? पुरमा बनर्जी। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं जिससे आपको याद रहेगा। देखिए ये एथलेटिक्स से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स से। और इन्होंने कहाँ ध्वजवाहक का काम किया था? याद रखिएगा, एंटवर्प में। कहाँ दोस्तों? एंटवर्प में। अच्छा, ये है कहाँ? तो याद रखिएगा बेल्जियम में है। कहाँ है दोस्तों? बेल्जियम में है एंटवर्प, याद रखिएगा, बेल्जियम में स्थित है। कब इन्होंने ध्वजवाहक का कार्य किया था? तो 1920 में दोस्तों। ये फैक्ट सारा का सारा फैक्ट आपको याद रखना है। आज ये पूछा तो कल ये भी पूछ सकता है, तो आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, ध्यानचंद को दोस्तों हॉकी का जादूगर बोला जाता है, आपको पता होगा, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो विप्लव कुमार देव हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। विप्लव कुमार देव को भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। किस राज्य से? तो त्रिपुरा से। विप्लव कुमार देव हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए, अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? तो डी राजा आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? तो डी राजा है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखा जाए 19 नंबर यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, स्वैन तसांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। दोस्तों ये बिल्कुल अलग सा सवाल आपसे पूछ लिया गया था एसएससी जीडी में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, यह प्रश्न आपसे फिर से पूछा जा सकता है क्योंकि प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों द्वारपाल। देखिए स्वयं तसांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के द्वारपाल नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता था। तो इसका सही उत्तर होगा द्वारपाल। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए, और यह है दोस्तों आज का हमारा अंतिम सवाल। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं? बताइए, वीडियो को लाइक आप लोग क्यों नहीं करते हैं? क्या परेशानी है वीडियो को लाइक करने में? आपको तो बस एक टच करना है स्क्रीन को, और हमको इतना देर पढ़ाना रहता है। तो आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए। कमेंट में बताइए आपको और किस प्रकार की वीडियो चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों जो सवाल भी पूछा जाता है आप लोग उत्तर नहीं दे पाते हैं। इतना आसान आसान सवाल आपसे पूछा जाता है, आप लोग उत्तर किया कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अंतिम सवाल है कि घुमंतु पशु चारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं, किसके लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं? देखिए दोस्तों ऑप्शन पे थोड़ा आप लोग ध्यान डालिएगा, आश्रय और चारे, आश्रय और पैसे और पानी,
चारे और पानी हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। ध्यान से आप क्वेश्चन को अब पढ़िए। घुमंतु पशु चारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे और पानी के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। आप लोग गांव में देखते होंगे, एक आदमी रहता है और अपने साथ वो कितनी सारी गायों को लेकर, भैंसों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह, इस खेत से उस खेत से जंगल के तरफ घूमते रहता है। गाय अपना खाना खाते जाती है, यानी कि गाय को क्या मिल जाता है, चारा मिल जाता है। फिर गाय को पानी की भी ज़रूरत होती है, तो पानी भी उसी जंगल में खेत के किनारे मिल जाता है दोस्तों। तो इसलिए आपको याद रखना है, चारा और पानी हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये था वीडियो नंबर 2 दोस्तों। याद रखिएगा, हम लोग कुल 76 वीडियो देखने वाले हैं। आपके प्रत्येक शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं विथ डिस्कशन के साथ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।